हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी फर्स्ट डे की एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आप लोगों का जो जीके के क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी 4 to 5 वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है। उनके अलग से मैं आज प्ले लिस्ट बना दूंगा, फिर आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। तो उसी वीडियो में एक आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बैटल लेकर आया हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो कर लेते हैं तो आप लोगों का बैटल का क्वेश्चन 100% सही जाएगा और इससे बाहर कोई भी बैटल नहीं आएगी। और बैटल आप लोगों को किस तरीके से याद रखनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ बैटल के आप लोगों को ईयर भी याद रखने हैं, वो बैटल किस ईयर में हुई थी। और कुछ बैटल के आप लोगों को विनर याद रखने हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है उनका आप लोगों को हर चीज़ याद रखनी है, किस ईयर में हुई थी, किसने जीती थी, किसको हराया था। तो जल्दी से ये वीडियो रैप अप करेंगे हम, मैक्सिमम 15 मिनट में सारी बैटल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल है, पूरी हिस्ट्री की बैटल है, जितनी भी हिस्ट्री में आती है हमारी, तो उस सारी बैटल में करवा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बैटल आता है आप लोगों की बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ये कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी, और अकबर की फोर्स हेडेड बाय द राजा मान सिंह एंड असफ अली। नेक्स्ट इसमें जो था, खान डिफीटेड द राणा प्रताप रिफ्यूज द सरेंडर टू द मुगल पावर। मीन्स कहने का ये मतलब है ये बैटल इतिहास की इनडिसिजिव बैटल है, इसका कोई भी डिसीजन नहीं आया था। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, तो ये इनडिसिजिव बैटल है। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आप लोगों को अगर ये दिखाई दे कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, तो आप लोग क्वेश्चन में इसका आंसर यही वाला करना। बाकी जो हिस्ट्री में ये बैटल है वो इनडिसिजिव बैटल में आती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ करनाल। करनाल जगह हरियाणा में पड़ती है। तो बैटल ऑफ करनाल किस ईयर में लड़ी गई थी? 1739 में ये बैटल लड़ी गई थी। और नादिर शाह ने किसको डिफीट किया था? मोहम्मद शाह को डिफीट किया था। मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर थे, जो लेटर मुगल एम्पायर में आते हैं, तो वो आप लोगों के मोहम्मद शाह थे। और ये बैटल किस ईयर में लड़ी गई थी? इसका ईयर भी आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ करनाल, इसका ईयर कई बार आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब लड़ी गई थी? ये 1757 में लड़ी गई थी। प्लासी से आप लोग याद रख सकते हो, सी जो आ रहा है इसमें सिराजुद्दौला को हराया था। किसने हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी और सिराजुद्दौला को हराया गया था भाई किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट आएगी बात, इसमें तो आप लोगों का क्लाइव है। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी आएगी एक, इसके बाद आएगी बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर में आप लोग एम याद रखना। और जो बैटल ऑफ आप लोगों की प्लासी वाली, इसमें आप लोग के याद रख, के फॉर क्लाइव और एम फॉर मुनरो, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ वांडीवास। तो बैटल ऑफ वांडीवास किस ईयर में लड़ी गई थी? 1760 में लड़ी गई थी, ईयर भी याद रखना है। और इसमें द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच वालों के बीच में लड़ी गई थी। और ये जो इंग्लैंड वाली कंपनी आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें से उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली इसमें डिफीट कर दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच लड़ी गई थी बैटल ऑफ वांडीवास। नेक्स्ट आती है आप लोगों की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो तीनों बैटल पूछी गई हैं आप लोगों की। जो 1 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें तीनों बैटल पानीपत की पूछी जा चुकी है किसी न किसी शिफ्ट में। तो मे भी हो सकता है अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को एक बैटल का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत की 1761 में लड़ी गई थी। और अहमद शाह अब्दाली ने किसको डिफीट किया था? जो मराठाज थे ना, उनको डिफीट किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था जो अंग्रेजों की तरफ से कौन था इसमें? मुनरो था। कौन था? मुनरो था। और जो बैटल ऑफ प्लासी वाली थी उसमें आप लोगों का के था, के फॉर लॉर्ड क्लाइव था। तो दोनों नाम याद रखने हैं। बाकी ये जो बैटल थी ये अलायंस की ओर से लड़ी गई थी। अलायंस में कौन कौन थे? नवाब थे मीर कासिम, उसके बाद बंगाल के नवाब थे नवाब ऑफ सुजाउद्दौला। ये कहाँ के नवाब थे? ये अवध के नवाब थे। नेक्स्ट आप लोगों का कौन थे? जो आप लोगों के मुगल एम्पायर थे। तो मुगल एम्पायर तो कौन से थे इसमें? शाह आलम थे। तो इन तीनों का अलायंस था। और एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, उसको हेड कर रहे थे मुनरो। तो मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया था, जिससे जो कम्प्लीटली टेक ओवर हो चुका था इंडिया इस बैटल के बाद। तो ये एक डिसीजिव बैटल थी। शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई थी। और जो डिसीजन जो कम्प्लीटली टेक ओवर हो चुका था वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। फिर 1765 में इसी के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी आप लोग याद रख सकते हैं किस ईयर में हुई थी? 1765 में हुई थी। और कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। मैसूर आप लोग कर्नाटक को बोलते हैं। 1973 में मैसूर का नाम ही चेंज करके कर्नाटक किया गया था। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हो। 1973 1973 में मैसूर का नाम ही चेंज करके कर्नाटक किया गया था। तो बैटल ऑफ मैसूर जो तीन बैटल लड़ी गई थी। पहली बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1767 से लेकर के 1759 के बीच में लड़ी गई थी। और इसमें हैदर अली ने डिफीट किया था जो इंग्लिश की फोर्सेस थी। तो हैदर अली ने जीती थी फर्स्ट बैटल। टोटल 4 बैटल आएंगी मैसूर वाली, चारों आप लोगों को याद रखनी है और ईयर भी याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों की
सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ये 1780 से लेकर के 1784 के बीच होती है। इसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसको बाद में जो लीड करता है वो आप लोगों के टीपू सुल्तान है। कौन? टीपू सुल्तान। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आती है आप लोगों की थर्ड बैटल आती है। जो थर्ड बैटल है ये 1790 से लेकर के 92 के बीच लड़ी गई थी और इंग्लिश की फोर्स को डिफीट किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। और एक ट्रीटी हुई थी आप लोगों की जो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी है, ट्रीटी भी याद रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी हुई है किस वॉर में हुई थी, तो ये थर्ड वाले वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। द इंग्लिश फोर्सेज डिफीटेड, इंग्लिश फोर्स ने किसको हरा दिया था? टीपू सुल्तान को हरा दिया था। मैंने गलती से अभी टीपू सुल्तान बोल दिया था, जीत गए थे, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था। जो पहली बैटल थी उसमें हैदर अली जीता था। दूसरी बैटल में वो इनडिसिजिव रही थी, उसमें क्या था, जो हमारे वो थे हैदर अली की डेथ हो गई थी तो टीपू सुल्तान ने लीड किया था, उसका कोई डिसीजन नहीं आता। जो थर्ड बैटल है ये वाली, इसमें टीपू सुल्तान को कंप्लीटली हरा दिया गया था। उसके बाद एक फाइनल एंड लास्ट बैटल होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये लास्ट बैटल होती है 1799 में होती है और इसमें जो टीपू सुल्तान है उसको मार दिया जाता है अंग्रेजी सेना के द्वारा। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाती है बैटल। तो चारों बैटल कंप्लीट हो चुकी है और मैसूर इसके बाद अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। जो कंट्रोल है मैसूर का अंग्रेजों के पास आ जाता है फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर के बाद। तो चारों बैटल मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों में एक फिर से बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1767 से लेकर के 1769 तक आप लोगों की पहली बैटल थी। 80 से 82, 1780 से लेकर के 1782 के बाद दूसरी बैटल थी। 1790 से लेकर के 1792 के बीच तीसरी बैटल थी और 1799 में आप लोगों की फोर्थ बैटल थी जो एंग्लो मैसूर वार थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मारा गया था। उसके बाद देख लेते हैं एक बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ हाइड स्पीच। ये हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत बार रिपीट होती रहती है कि हाइड स्पीच का जो युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था। ये किस ईयर में? 326 में लड़ा गया था। एक तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर थे और पोरस के बीच लड़ा गया था। ये पोरस इंडियन राजा थे और इसमें जो जीता कौन था? ये जीता था, क्या नाम, सिकंदर जीते थे इसमें। और ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो वॉर है ये किस रिवर के बैंक पर लड़ी गई थी, यानी किस नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। बैटल ऑफ हाइड स्पीच सिकंदर एंड पोरस के बीच लड़ी गई थी। आई होप ये भी बैटल आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक बैटल आती है कलिंगा वार। जो कलिंगा वार है ये आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी किसी न किसी शिफ्ट में। तो कलिंग वॉर आप लोगों को यह भी याद रखना 261 BC में लड़ी गई थी और अशोक ने किसको हराया था? कलिंगा को जीत लिया था। अशोक डिफीटेड कलिंगा। ये बैटल आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद इसमें आप लोग एक पॉइंट और याद रखते हैं, ये बैटल इतनी मतलब ज़्यादा वो थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। उसी के बाद जो हमारे ये थे अशोका, इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था कि इसके बाद मैं कोई भी बैटल नहीं लड़ूंगा, इतना नरसंहार को देखते हुए, इतना जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये हुई थी 1191 में थी। यहाँ पे 1 आ रहा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 1901 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसमें क्या था, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना उन्होंने डिफीट कर दिया था, मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया था पहली बैटल ऑफ तराइन में। आई होप ये भी बैटल समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन आती है, तो यहाँ 2 आ रहा है तो ऐसे याद रख सकते हो। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी और इसमें क्या हुआ था, इसमें अपोज हुआ था, जो मोहम्मद गोरी था उसने डिफीट कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान को ही हरा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। बैटल 3 बैटल हुई है तराइन की, तो तीसरी भी आप लोगों को याद रखनी है। तीसरी हुई थी आप लोगों की 1215 में हुई थी और ये किस किस के बीच हुई थी? इल्तुतमिश के बीच और यलदौज के बीच। और जीता किसने था इसको? इल्तुतमिश ने जीत लिया था। इल्तुतमिश की बेटी थी आप लोगों की रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर के 1240 तक रूल करती है। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आप लोगों की बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर होती है 1193 या 1194, कोई भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। तो बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया था? जयचंदा को हरा दिया था। तो जयचंद को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने। बैटल ऑफ कौन सी थी आप लोगों की? चंदावर की थी, जो 1100 चंदावर से 4 की साउंड आ रही, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। 1194 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ चंदावर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ पानीपत। जो पहली बैटल ऑफ पानीपत है ये कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी और इसमें कौन जीता था? बाबर ने किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की डेथ भी हो गई थी 1526 में ही। तो ये थी आप लोगों की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन है जो 1 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ खानवा। ये 4 बैटल बाबर ने कंटिन्यू लड़ी थी, चारों जीती थी। पहली 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा थी, इसमें बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट उसके बाद आती है 1528 वाली। जो 1528 वाली बैटल ऑफ चंदेरी थी, इसमें बाबर ने किसको हराया? बाबर जीता था और किसने हरा? मैदिनी रोय को हरा दिया था बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी में। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 में लड़ी गई थी और इसमें बाबर ने किसको हराया था? डिफीटेड द मोहम्मद
महमूद लोदी को डिफीट किया गया था बाबर के द्वारा बैटल ऑफ घाघरा में। किसको? महमूद लोदी को डिफीट किया गया था एंड सुल्तान नुसरत शाह, इन दोनों को डिफीट किया गया था बाबर के द्वारा। चारों बैटल कंटिन्यू हुए, 26, 27, 28, 29, चारों बाबर ने जीती है। आप लोगों को ईयर भी याद रखनी है और किसको हराया ये भी याद रखना है इसमें। नेक्स्ट बैटल आती है आपकी बैटल ऑफ चौसा, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बैटल आती है बैटल ऑफ चौसा। तो ये 1539 में लड़ी गई थी और इसमें कौन जीता था? शेर शाह सूरी, जिसको आप लोग शेर खान भी बोलते। तो किसको हराया था? इसने हुमायूं को हरा दिया था बैटल ऑफ चौसा में। उसके बाद एक बैटल हो रहा है कि ये भी बैटल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं इसके, बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। 1500 उसके नेक्स्ट ईयर ही लड़ी गई थी 1540 में। इसमें भी शेर शाह उप शेर खान ने किसको डिफीट किया था? हुमायूं को हराया था। दोनों बैटल शेर खान ने ही जीती थी और कंटिन्यू हुई थी। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। तो जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा है ये 1555 में लड़ी गई थी और ये हुमायूं ने किसको जीता था, हराया था? ताता खान को। तो तातर खान को हराया था किसने? हुमायूं ने। और ये जो तातर खान था ये अफगान डायनेस्टी में से ही था, जो आप लोगों की सूर डायनेस्टी रूल कर रही थी इस समय। 1540 से लेकर के 1555 तक सूर डायनेस्टी ने रूल किया, तो उसी समय उसी का जो एक किंग था ये तातर खान, इसी को हराया था बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में हुमायूं ने। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ सरहिंद। ये डिसीजिव बैटल थी। इसके बाद जो सूर डायनेस्टी रूल कर रही थी उससे जो रूल था वापस से मुगलों के पास आ गया था। 1555 में ये भी लड़ी गई थी और हुमायूं ने किसको हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था। अब फिर से वापस से मुगलों का रूल हो गया था इंडिया में। 1540 से लेकर के 1555 तक अफगान डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी ने रूल किया था इंडिया के ऊपर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहली 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में होती है। और इसमें क्या होता है? बैरम खान। बैरम खान कौन था? जो अकबर का संरक्षक था, जो प्रोटेक्टर था अकबर का। तो बैरम खान ना, बैरम खान ने किसको हराया था? मुगल एम्पायर। और डिफीटेड किसको था? हेमू। हेमू को हरा दिया था। ये हेमू एक हिंदू किंग था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ी गई थी? ईयर भी याद रखना, 1565 में लड़ी गई थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीदर, इन्होंने एक अलायंस बनाया था और इसमें जो विजयनगर एम्पायर था इसको कंप्लीटली हरा दिया गया था। मीन्स बैटल ऑफ जो आप लोगों की तालीकोटा से ही विजयनगर एम्पायर का खात्मा हो चुका था, फिनिश हो चुका था। कौन? विजयनगर एम्पायर। आप लोगों को याद रखना। और विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन आए आप लोगों के। पहली तारीख को विजयनगर एम्पायर कब बना था? 1336 में बना था। और किस रिवर पे बना था वो भी आप लोगों को याद रखना। तुंगभद्रा रिवर पे बना था। तो अच्छे से पढ़ के जाना। बैटल ऑफ ये क्या नाम आप लोगों का? विजयनगर एम्पायर। इससे इसके आप लोगों का किस वंश ने स्थापना की थी इसकी, स्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर, ये भी आप लोगों को याद रखना। हरिहर बुक का नाम के दो भाई थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स संगम वंश के नाम पर, संगम डायनेस्टी के विजयनगर एम्पायर जो वो स्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कर्नाटका में। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ हल्दी घाटी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ये 1576 में लड़ी गई थी। महाराणा प्रताप जो थे ना इसमें इंडिसिजिव बैटल थी, या इसका कोई भी डिसीजन नहीं आया था और ना ही किसी ने सरेंडर किया था। यह इतिहास में एक पहली बैटल है जो मुगलों ने नहीं जीती थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ सामूगढ़। ये 1658 में लड़ी गई थी, जब वो चल रहा था कि कौन राजा बनेगा, कौन किंग बनेगा मुगलों के बाद, जब सारे वो इम्पोर्टेंट किंग जो थे वो बचे थे। उसके बाद ये बैटल हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ था? औरंगजेब आपस में लड़ रहे थे, जो ये तीन चार बेटे थे आपस में लड़ रहे थे। तो औरंगजेब ने ही किसको हरा दिया था इसमें? लेड बाय द दारा शिकोह, जो दारा शिकोह को हरा दिया गया था बैटल ऑफ सामूगढ़ में। फिर कंप्लीटली औरंगजेब का रूल आ जाता है। 1658 से लेकर के 1707 तक रूल करते हैं औरंगजेब। तो ये डिसीजिव बैटल थी जिससे जो रूल था मुगलों का किसके उस पास आ जाता है? वो आ जाता है आप लोगों का औरंगजेब के पास। तो आप लोगों को इसका ईयर भी याद रखना है। 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़ औरंगजेब ने जीती थी और दारा शिकोह को हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल है। उसके बाद कुछ बैटल मैं आप लोगों को पीपीटी की फॉर्म में दिखा देता हूँ, ये भी आप लोग याद रखना। ये कौन कौन सी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। बैटल ऑफ प्लासी मैंने बता दी है। बैटल ऑफ बक्सर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद आती है आप लोगों की बैटल ऑफ गोवा। ये याद रख सकते हो। बैटल ऑफ गोवा 1638 से 39 में लड़ी गई थी और पुर्तगीज एंड डच के बीच लड़ी गई थी और पुर्तगीज के पास ही जीते थे। पुर्तगाल एंड तक जो था ना उन्हीं के पास ही गोवा रहा था। उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवास में आप लोगों को बता चुका हूँ। बैटल ऑफ चौसा भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आती है आप लोगों की यह फर्स्ट कर्नाटिक वार। जब अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था पहली बार जो रूल किया था इन्होंने, वॉर लड़ी गई थी, वो कर्नाटिक वॉर थी। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी 1740 से। ये ईयर आप लोगों को याद नहीं रखना है। हो सकता है कि आप लोगों को पूछ सकते हैं कि कितनी कर्नाटिक वार हुई थी। तो टोटल कर्नाटिक वार आप लोगों की 3 कर्नाटिक वार थी। एक एब्सेट आइडिया रख सकते हो कि ये फोर्थ वाली ऐसे थी। इसको वो भी बोला जाता है जो 6 ईयर वार, वो 6 डेज वॉर भी बोला जाता है। ये आप लोगों की थर्ड कर्नाटिक वार थी। ये आप लोग बता देना। थर्ड कर्नाटिक वार के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एग्जाम में। वो क्या फैक्ट है? मुझे अभी मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है।
उसी तरीके से है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, शायद मे भी हो सकता है सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है थर्ड कर्नाटिक वार को। और किस किस के बीच में हुई थी, ये अंग्रेज थे और कर्नाटक वाले होते रीजन वाला था। तो आप लोग याद रखना, बस इनकी ऐसे ही बता दें मैंने नॉलेज के पर्पज से। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है, ये आप लोगों की बैटल आती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। जो मराठा थे ना, उनके साथ भी अंग्रेजों की लड़ाई चलती रहती थी। तो टोटल कितनी बैटल हुई थी मराठा वाली, ये आप लोग याद रख सकते हैं। मराठाओं की भी 3 बैटल हुई थी और आप लोगों की कर्नाटक वाले भी 3 ही बैटल हुई थी। आप लोगों को लास्ट वाली बैटल जरूर याद रखनी, 1818 में हुई थी, थर्ड जो आप लोगों की एंग्लो मराठा वार थी। इसके बाद मराठा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे और मराठा जो साम्राज्य कंप्लीटली अंग्रेजों के पास आ चुका था। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन थे, मराठा एम्पायर के बीच लड़ी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुई थी। तो पूछ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर किस एंग्लो वॉर के बाद हुई थी, तो ये आप लोगों की थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो इतना ही याद रखना आप लोगों को। 3 बैटल हुई थी, याद रखना किस किस के बीच हुई थी, याद रखना है। और फाइनल बैटल कब हुई थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद कुछ बैटल और होती हैं आप लोगों की। एंग्लो मैसूर वाली बैटल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी बैटल। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की फर्स्ट एंग्लो सिख वाली, ये ऐसे याद रख सकते हो। जो सिख वाली तो जो अंग्रेजों के सिखों के साथ भी हुई थी, तो इनकी 2 बैटल हुई थी। एक तो 1848 से 45 से 46 के बीच में हुई थी। उसके बाद 1848 से 1849 के बीच में हुई थी। इसके बाद 1849 में पंजाब कंप्लीटली अंग्रेजों के पास आ गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। वो सेकंड बैटल थी, सिखों वाली थी। ये आप लोगों की बैटल ऑफ कौन सी थी, ये आप लोगों की सिखों की, फर्स्ट सिखों के अगेंस्ट लड़ी गई थी बैटल। ये अंग्रेजों के द्वारा लड़ी गई थी। एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं इनको। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ सिख थे। तो उसके बाद कंप्लीटली ये भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब को कब अनेक्स किया गया था अंग्रेजों ने, तो 1849 में। अगर पूछे सिंध को कब अनेक्स किया था, वो 1843 में, 1843 में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की वर्ल्ड वार। आप लोग जानते हैं 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 के बीच लड़ा होगा। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो 2 वॉर मैंने आप लोगों को बस बता दिया कि आप लोग ईयर भी याद रख सकते हो इनके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ब्रिटिश इंडस्ट्री एंग्लो अफगान वार। ये भी याद रखना, एक आधा एग्जाम में पूछी गई है। अफगान के साथ, अंग्रेजों की अफगान के साथ भी लड़ाई चलती रहती थी। जो अफगान मीन्स अफगानिस्तान वाला था उस समय। तो उनकी 2 वॉर हुई थी। एक तो 1838 से लेकर के 1842 के बीच हुई थी। सेकंड जो दूसरी वाली हुई थी एंग्लो अफगान वार, ये 1878 से लेकर के 1880 के बीच हुई थी। तो 2000 हुई थी कि अफगानों के साथ 2 वॉर हुई थी, याद रखना है। और इसमें दोनों में ही लगभग लगभग ब्रिटिश ही जीते थे। आप लोग देख सकते हैं पहली वाली में शायद अफगान जीते थे और नेक्स्ट वाली में ब्रिटिश जीता था। तो दोनों वॉर याद रखनी है। एक थर्ड भी है, टोटल 3 हुई थी। थर्ड एंग्लो अफगान वार ये कब लड़ी गई थी, 1999 में लड़ी गई थी और इसमें अफगान जीते थे। और ट्रीटी ऑफ कौन सी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अफगान वाली, बस आप लोग याद रखना। अफगानों के साथ 3 वॉर लड़ी गई थी, कब कब लड़ी गई थी ये याद रख सकते हो। एक 1838, 1878 और 1999 में लड़ी गई थी। 3 बैटल याद रख सकते हो जो अफगान के अगेंस्ट लड़ी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद एक बैटल ऑफ हाइड स्पीच मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की एक बैटल आती है आप लोगों की बैटल, ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट बैटल है, हाँ ये आप लोग याद रख सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कितनी लड़ाई लड़ी गई। तो 4 लड़ाई लड़ी गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कब कब लड़ी गई, एक तो जब बंटवारा हुआ था 1947 में हुई थी। उसके बाद 1965 में हुई थी। फिर आप लोग जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था 1971 में हुई थी। और 1999 में जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, उस समय जो बैटल ऑफ कारगिल हुई थी। तो पाकिस्तान के साथ हमारी 4 बैटल हो चुकी है। ईयर आप लोगों को चारों के याद रखने, 47, 65, 71 और 99। उसके बाद देख लेते हैं ये हमारी किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ थी। फिर एक बैटल हमारी चाइना के साथ भी हो चुकी है। इसको साइनो इंडिया वॉर बोलते हैं। और ये किस ईयर में लड़ी गई थी, 1962 में लड़ी गई थी। और इसमें चाइना जीत चुका था और चाइना ने जो हमारा कश्मीर के ऊपर एक रीजन पड़ता है अक्साई चीन, इसको अनेक्स कर लिया था। तो किसको अनेक्स कर लिया था, अक्साई चीन को। किस बैटल से, बैटल ऑफ चाइना के साथ हुई थी 1962 से। ये जो अक्साई चीन का एरिया है ये अभी भी चाइना कंट्रोल ही है। ये बैटल थी। आई होप मैं कुछ बैटल और बची है। ये एक बैटल कौन सी, हाँ ये कलिंगा वॉर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद ही ये लास्ट बैटल थी अशोका की। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना। फाइनल बैटल थी अशोक की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की भूटान वार वाली। मैंने आप लोगों को याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे अफगानिस्तान वाले, तो भूटान के साथ भी अंग्रेजों की लड़ाई चलती रहती थी। अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई चलती थी, फिर भूटान वालों के साथ। तो भूटान वालों के साथ भी इनके 3 वॉर हुई हैं। कब कब हुई है, 1824 से 26, फिर उसका दुगुना कर देना 1852 के आसपास। और जब एक कांग्रेस जब बनी थी 1885 के आसपास। तीनों याद रख सकते हो, ईयर याद रख लेना किसके, जो आप लोगों की, या आप लोगों की किसके साथ है ये बैटल थी, आप लोगों की बर्मा के साथ, जिसको बाद में जा करके म्यांमार बोला जाता है। ये नाम कब चेंज किया गया था, शायद 1989 के आसपास ये नाम चेंज किया गया था, बर्मा से करके म्यांमार रखा गया था। तो ये सारी बैटल थी। अगर आप लोग ये वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो सारी बैटल आपको याद हो जाएंगी। अगर बैटल का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा मे बी। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बैटल का जरूर देखने को मिलेगा। अभी बहुत शिफ्ट बची हैं, लगभग 20 शिफ्ट और होनी बाकी हैं। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि सर हिस्ट्री के इस टॉपिक पर बना दीजिए,
जियोग्राफी के टॉपिक पर बना दीजिए या करंट अफेयर के टॉपिक पर बना दीजिए वीडियो, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने भी वीडियो हैं एक प्लेलिस्ट से आप लोगों को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका फर्स्ट डे 1 जनवरी को 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने 4 शिफ्ट की एनालिसिस नहीं देखी है तो उन एनालिसिस की वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके भी आप लोग फर्स्ट डे की एनालिसिस देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के आधार पर हर एक शिफ्ट में 5 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे थे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक वाइज वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं आप लोगों के लिए। कौन कौन से टॉपिक करवाए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आप लोगों का इंडेक्स वाला टॉपिक होता है, इंडेक्स और रैंकिंग वाला। उसके बाद आप लोग एक टॉपिक अवार्ड्स होता है, 2022 के सारे अवार्ड मैंने टिल दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद कुछ एक टॉपिक आप लोगों का फुल फॉर्म वाला था, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी पूछी गई थी हर एक शिफ्ट में। ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक मेरे द्वारा ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों की डिमांड आ रही है स्कीम वाला, ये टॉपिक आप लोगों का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ क्वेश्चन का। मे भी शाम तक या सुबह 8 बजे तक आप लोगों को स्कीम वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद एक टॉपिक करेंगे हम 2011 का सेंसस वाला, वो भी मे भी हो सकता है शाम तक, कल शाम तक आप लोगों को सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक सेंसस वाला हो जाएगा। उसके बाद ये जो अभी हम आप लोगों के लिए करवाऊंगा, ये मैं हिस्ट्री के जो रूलर थे, किस रूलर का कौन सक्सेसर था, सारे देख लेंगे कंप्लीट हिस्ट्री के। तो ये 6-7 टॉपिक है। अगर आप लोग कोई और भी टॉपिक चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक पर भी हमें वीडियो दे दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ये हिस्ट्री के टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम चांस रहेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, अगर किसी भी रूलर से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर आप थोड़ा सा स्लो बोलिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा स्लो बोल कर ही पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रिक टू रिमेंबर द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। जो आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी डायनेस्टी थी, तो उन डायनेस्टी जो थी ना उनको याद करने की एक ट्रिक होती है। तो अगर आप लोग ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान रहेगा कि कौन सी पहले आई थी डायनेस्टी, कौन सी बाद में आई थी। तो ये जो ट्रिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ। हसीन मासूका साथ, आप लोगों को ये पढ़ के रखना है, हसीन मासूका साथ। इसी तरीके से हम एक एक डायनेस्टी देख लेते हैं जो HA बनेगा इसमें से। जो सबसे पहले डायनेस्टी आती है आप लोगों की HA, ये होती है आप लोगों की हरियक डायनेस्टी। हरियक डायनेस्टी का आप लोगों को फाउंडर भी पूछता है कि हरियक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर आप लोग याद रखना बिंबिसार थे। और जो कैपिटल थी राजगृह थी। ये राजगृह वही है जहाँ पर आप लोगों की बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में ही हुई थी। उसके बाद इसके नेक्स्ट रूलर आप लोगों के अजातशत्रु थे, और जो लास्ट रूलर थे इसके उदयन थे, जो आप लोगों की हरियक डायनेस्टी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इनके जो ये जो किंग है इनके बारे में एक एक दो पॉइंट भी बता दिए जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आप लोगों को जो हसीन में, जो आप लोगों का एसआई था, एसआई की फुल फॉर्म होती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो इसका जो फाउंडर आप लोगों को याद रखना शिशुनाग है, और जो इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, इसकी कैपिटल थी इस डायनेस्टी की। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आप लोगों की हसीना में NA आता है, तो NA मतलब होता है नंदा डायनेस्टी। तो जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो आप लोगों के महापद्मा नंदा थे, आप लोग फाउंडर भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, आप लोगों के धनानंद थे। ये जो धनानंद थे ये आप लोगों के नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और इन्हीं को ही डिफीट किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। जो आप लोग जानते हैं चाणक्य की कूटनीति, तो वो यहीं से आती है कि चाणक्य की कूटनीति के द्वारा ही धनानंद की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था किसको, धनानंद को, चाणक्य की सहायता से। उसके बाद आप लोगों की डायनेस्टी आती है MA, मौर्य डायनेस्टी आती है। मौर्य डायनेस्टी के आप लोगों को फाउंडर याद रखना है। इसके फाउंडर थे आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर थे। उसके बाद एक नाम और आ सकता है आप लोगों के लिए कि मेगास्थनीज कौन थे और किसके कोर्ट में रहते थे। तो मेगास्थनीज आप लोगों के सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है इसका बिंदुसार आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अशोक आता है। मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी है इसको याद करने के ट्रिक बता देता हूं। इसके ट्रिक आप लोगों की A, B, C, लेकिन आप लोगों को उल्टा स्टार्ट करना है। C से आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, B से आप लोगों का बिंदुसार रहेगा, और लास्ट में आप लोगों का अशोक रहेगा। 3 ही किंग आते हैं मौर्य डायनेस्टी में, तीनों की मैंने ट्रिक बता दिया आप लोगों को याद करने की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो अशोका है। अशोका आप लोगों को टाइम पीरियड भी याद रखना है, 269 से लेकर के 232 तक याद रखना है। उसके बाद इनकी जो वाइफ थी उनका नाम याद रखना अपना, करुवाकी और महादेवी, 2 इनकी वाइफ थी। और इनके गुरु का भी नाम याद रखना। अशोक के गुरु का नाम पूछा गया कई बार एग्जाम में, इनके गुरु का नाम उपगुप्त था। तो उपगुप्त किसके गुरु थे, ये आप लोगों के
किंग अशोक के गुरु थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, अशोक ने दो, एक तो इनकी बेटी थी और एक बेटा था, क्या नाम था, संघमित्रा इनकी बेटी थी, और जो ये क्या नाम, महेंद्रा इनके बेटे थे। इनको कहाँ भेजा था उन्होंने, श्रीलंका में भेजा था, किसके लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस किस को भेजा था और किस कंट्री में भेजा था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं इन दोनों के नाम। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अशोक के बाद नेक्स्ट सक्सेसर कौन था, तो आप लोगों को याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक के सक्सेसर कौन थे, तो इनके एक पौत्र थे दशरथ, तो दशरथ को बोला जाता है अशोक का सक्सेसर। अगर पूछे अशोक से पहले कौन थे, तो बिंदुसार थे, बिंदुसार से पहले कौन थे, ए से वो क्या नाम, सी से आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो तीनों के नाम आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद अशोक ने एक वॉर लड़ी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट वॉर है कि कलिंग वॉर कब लड़ी गई थी। कलिंग जगह उड़ीसा में पड़ती है। एक क्वेश्चन भी आया था, जो कलिंग अवार्ड जो होता है ना, वो कौन किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों का साइंस में विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को की सहायता से दिया जाता है कलिंग अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जो कलिंग वॉर है कब लड़ी गई थी, तो आप लोगों को इसका ईयर भी याद रखना, 261 बीसी में लड़ी गई थी कलिंग वॉर। और देन आप लोगों को जब कलिंग वॉर में बहुत सारा वो उन्होंने देखा था, तो अशोक ने इसके बाद क्या किया था, एक बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद इन्होंने कोई भी वॉर नहीं लड़ी थी, इनकी लास्ट वॉर थी। आप लोग याद रख सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि अंतिम वॉर जो अशोक के द्वारा लड़ी गई थी वो कौन सी थी, तो वो आप लोगों की कलिंगा वॉर थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके जो गुरु थे, ये आप मैंने बता दिया आप लोगों को, राधागुप्त किसके, अशोक के गुरु थे। राधागुप्त कौन थे, अशोक के गुरु, ये भी आप लोगों को याद रखना है। राधागुप्त के बारे में आप लोग बता सकते हैं इनके, ये किस से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग इसमें याद रखना कि राधागुप्त के बारे में आप लोग मुझे कमेंट कर दिए। जो एक्चुअल में जो गुरु थे इनके अशोक के गुरु, आप लोगों के उपगुप्त थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का SHU, जो SHU में आती है आप लोगों की शंग डायनेस्टी। जो सुंग डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर भी आप लोगों को याद रखना। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों के पुष्यमित्र सुंग थे, और ये पहला ब्राह्मण वंश था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, सुंग डायनेस्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आप लोग के कन्नव डायनेस्टी आती है। कन्नव डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों को याद रखना वासुदेव। जो कन्नव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वासुदेव, सिर्फ आप लोगों को फाउंडर याद रखना। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी आती है हसीन मासुका, साथ में जो 7 की फुल फॉर्म होती है, तो सातवां डायनेस्टी होती है। इसको आंध्रा डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के आसपास ही एरिया में फ्लरिश हुई थी। उसके बाद इसके फाउंडर भी आप लोगों को याद रखना, सिमुक इसके फाउंडर थे, और इसकी जो कैपिटल थी आप लोगों की, वो आप लोगों की प्रतिष्ठान थी। इंपोर्टेंट कैपिटल भी याद रखनी है, और इसके फाउंडर शिमुक भी याद रखना है। उसके बाद आती है नेक्स्ट आप लोगों की कुषाण डायनेस्टी। जो कुषाण डायनेस्टी है, ये आप लोगों की, इसमें भी याद रखना है, जो कुषाण डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे आप लोगों के कुजला कड़फिसेस, इसके फाउंडर थे किसके, कुषाण डायनेस्टी। इंपोर्टेंट है कुषाण डायनेस्टी के, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फाउंडर याद रखना है। उसके बाद भारत में पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे, प्योर गोल्ड कॉइन, ये भी कौन से डायनेस्टी ने, कुषाण डायनेस्टी में। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कुषाण डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद इसका जो ग्रेट किंग रूलर है, उसका भी नाम याद रखना, कनिष्क का। पूछ सकते हैं कि कनिष्क जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आप लोगों की कुषाण डायनेस्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गुप्ता पीरियड आ जाता है। तो गुप्ता पीरियड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गुप्ता पीरियड के बारे में याद रखना, इसको फाउंड किसने किया था, श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। कभी आप लोग चंद्रगुप्त लगा दे, तो श्रीगुप्त ने इसको फाउंड किया था। देन इस जो आप लोगों का जो गुप्ता पीरियड था, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का इसको स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। इस गुप्ता पीरियड में बहुत सारी बुक लिखी गई थी, इनमें से कोई ना कोई बुक आप लोगों को हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगी। सारी बुक आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्ट सारी की सारी बुक जितनी भी है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना कालिदास। तो कालिदास की कौन कौन सी बुक है, एक तो मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास की है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की है, और कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। देन आप लोगों की नेक्स्ट है कुमार संभव। ये तीनों बुक आप लोगों को याद रखनी है। उसमें पूछा गया था, एक बुक भी पूछी गई थी जो पेस्ट में पूछी गई थी, रामचरितमानस है, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो उसकी लैंग्वेज भी पूछ ली थी। तो आप लोगों को ये सारी बुक अच्छे से करके जानी है एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पोएट आते हैं विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी है, तो मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित्र, क्योंकि ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही उन्हीं के कोर्ट में रहते थे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी हर्षचरित। तो हर्षचरित किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी है। देन कादम्बरी, तो कादम्बरी भी किसने लिखी, बाण भट्ट ने। तो बाण भट्टा ने ये 2 बुक लिखी है, दोनों बुकों का नाम आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोगों का था हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक लिखी है, एक तो रत्नावली लिखी है, उसके बाद आप लोगों की लिखी प्रियदर्शनी, देन आप लोगों की नागानंद। तो ये तीनों बुक आप लोगों की हर्षवर्धन की। तो ये भी तीनों बुक के नाम याद रखने, रत्नावली, प्रियदर्शिका, देन आप लोगों की नागानंदा, तीनों याद रखनी है। ये किसकी, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट आता आप लोगों का आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा ने क्या क्या लिखा है, एक तो आर्यभट्टिया नाम की लिखी है, देन उसके बाद आर्य सिद्धांत। तो ये 2 बुक किसने लिखी, आर्यभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचतंत्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा की। एक बार फिर से बता देता हूँ, विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है, पंचतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है पंचतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की वात्स्यायन। तो वात्स्यायन ने कामासूत्रा लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आते पाणिनि। पाणिनि के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक लिखी गई है। इस बुक का नाम क्या है, आप बता सकते हैं, अष्टाध्यायी। ये संस्कृत
ट्रेटिज ऑन द ग्रामर, ये संस्कृत की ग्रामर बोली जाती है। किसने लिखी? पाणिनि ने। बुक का नाम क्या? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी यानी इसमें 8 चैप्टर होंगे, तो 8 चैप्टर किसके द्वारा लिखे गए? पाणिनि के। किस पर बेस है? ग्रामर ऑफ द संस्कृत। नेक्स्ट बुक आती है आप लोगों की, नेक्स्ट आती है आप लोगों की कलर्ण। तो कलर्ण ने क्या लिखी है? राज तरंगणी लिखी है। तरंगणी बोलते हैं वेव तरंग जो होती है। इसमें कितनी वेव होती है? 8 तरंग होती है। 8 बुक्स का कंपाइलेशन है। ये भी पूछा गया कितनी बुक्स का कंपाइलेशन है का ये आप लोगों की जो राज तरंगणी, तो 8 बुक्स बोल सकते हो या 8 पार्ट्स बोल सकते हो। उसके बाद ये इसका जो एक्चुअल नेम होता है रिवर्स ऑफ किंग भी बोल सकते हैं। और ये किस पर बेस है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताती है राज तरंगणी। और ये भी क्वेश्चन आया था कि राज तरंगणी किस सेंचुरी में लिखी गई थी, तो आप लोगों को सेंचुरी भी याद रखना, 12th सेंचुरी। और इसमें क्या? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है और 8 चैप्टर है, 8 पार्ट्स बोल सकते हो। और किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहण के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ द चंद्रगुप्त प्रथम। ये आप लोगों की जो गुप्ता डायनेस्टी थी ना, उसके एक्चुअल फाउंडर पूछे तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। अगर फाउंडर पूछे तो श्रीगुप्त है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं इसके समुद्रगुप्त आते हैं। तो समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इनके उसमें पोएट में एक रहते थे, उनका पोएट का नाम भी याद रखना, जो उनके कोर्ट में रहते थे, उनका नाम हरिसेन है। तो इंपॉर्टेंट आप लोग पूछ सकते हैं कि हरिसेन किसके कोर्ट में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के कोर्ट में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट रूलर आता है आपको रामगुप्त आता है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इंपोर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें कोर्ट में कौन रहते थे? एक धन्वंतरी, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिशियन है, जिनको क्या भारत का सबसे फेमस फिजिशियन बोला जाता है धन्वंतरी। इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में, धन्वंतरी अवार्ड, वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये किसके कोर्ट में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही एक चाइनीज ट्रेवल का नाम भी याद रखना आप लोगों को, फायान। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फायान जो थे, ये चाइनीज ट्रेवलर किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो आप लोगों को याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कौन आए थे? फायान आए थे। नेक्स्ट आता है आप लोग का कुमारगुप्त रूलर आते हैं। कुमारगुप्त के बारे में एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो कुमारगुप्त के द्वारा ही बनवाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, लास्ट आता है स्कंदगुप्ता। इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हो, जो हूण जो थे ना, हूणों के अटैक को इन्होंने रोका था। तो वो या पॉइंट याद रखना, हूणों का अटैक को किसने अपोज किया था? वो स्कंदगुप्ता थे। और लास्ट रूलर जो आप लोगों के गुप्ता डायनेस्टी के, तो विष्णुगुप्त। तो लास्ट वाले भी याद रखने, पहले वाले भी याद रखने, और बीच में जो जो मैंने बताया उनके एक एक दो पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की सारी डायनेस्टी मैंने बता दी है। एक डायनेस्टी बचती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर जो जो बचा हुआ वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से हमें करवा दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सब चीज़ देख लेते हैं। जो टाइम पीरियड है कब से कब तक था दिल्ली सल्तनत का? 1206 से लेकर के 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? 1206 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर जो वो बना था, किसमें? 1206 में। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ये डायनेस्टी को याद करने की ट्रिक भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को दोनों ट्रिक करवाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये बोल देना, गुल खिला तू सोलो, बस इतना याद रखना है। बाकी जो इनके मीनिंग है वो आप लोग देख सकते हैं कि गुल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी आती है, 1206 से लेकर के 1290 तक आती है। नेक्स्ट गिल खिला का मतलब होता है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से 1320 की आती है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है तुगलक डायनेस्टी, ये आप लोगों की 1320 से लेकर के 1398 तक। सबसे लंबे टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत पर किस डायनेस्टी ने रूल किया? तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद 100 से आप लोगों का बनता है सैयद डायनेस्टी, ये 1398 से लेकर के 1451 तक थी। लास्ट आप लोगों की लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1451 से लेकर के 1526 था। अगर इंग्लिश वाले कैंडिडेट है तो उनके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट ये वर्ड याद रख सकते हैं, स्लेव खिला तो सांस लो। स्लेव खिला तो सांस लो, आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को कोई और ट्रिक याद है तो वो भी कैंडिडेट कमेंट कर सकता है, ताकि बाकी जो कैंडिडेट है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके। इसकी ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, स्लेव खिला तो सांस लो। अब देख लेते हैं स्लेव का मतलब क्या होता है। जो पहले डायनेस्टी आप लोगों की आती है वो स्लेव डायनेस्टी आती है। और इसका दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रखना, कई बार हो सकता है कि वो ममलुक बोल दे, तो ममलुक डायनेस्टी बोले या फिर स्लेव डायनेस्टी बोले, नाम एक ही है। तो इसका जो टाइम पीरियड आप लोग याद रख सकते हैं 1206 से 1290 तक है। पहले वाले का याद रखने ना, बाकी नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद खिलजी आती है, देन आप लोगों की तुगलक आती है, सैयद आती है, और लोधी डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत की 1451 से लेकर के 1526 तक है। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक किस डायनेस्टी ने रूल किया? तो तुगलक डायनेस्टी है। टोटल कितनी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया? तो 1 2 3 4 5 डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। तो ये पांचों डायनेस्टी थी, मैंने आप लोगों के इनके ऑर्डर भी बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े पॉइंट भी देख लेते हैं। जो सबसे पहले डायनेस्टी आती है इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं, या फिर गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं। इसके रूलर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंपोर्टेंट रूलर कौन थे जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों को याद रखना है? तो ये कौन थे आप लोगों के? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 में दिल्ली
सल्तनत के रूल बने थे। उसके बाद नेक्स्ट इनके बाद इनका बेटा बनता है आराम शाह। आराम शाह के बाद आप लोगों को इल्तुतमिश जरूर याद रखना। हो सकता है कि आप लोगों से इल्तुतमिश का सक्सेसर पूछ ले या प्रीकसर पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है कि उनके बाद का रूलर बताओ या उनके पहले का बताओ। तो इल्तुतमिश के बाद का जो रूलर था वो रुकनुद्दीन फिरोज था। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की रजिया सुल्तान। तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द इंडिया कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का आप लोगों को टाइम पीरियड भी याद रखना, 1236 से लेकर के 1240 के बीच में थी। वो रजिया सुल्तान आप लोगों की इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी याद रखना। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो नेक्स्ट रूलर बना था वो रुकनुद्दीन फिरोज था, ये भी इनका ही बेटा था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का पूछ सकते हैं कि जो ममलुक डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, उनका नाम भी कई बार एग्जाम में आया, तो कैमूर आप लोग याद रखना। तो कैमूर जो थे ना, ये स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो ये स्लेव डायनेस्टी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इल्तुतमिश हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज हो गया, इनके इंपॉर्टेंट काम भी बता दीजिए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आप लोगों की खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी से क्वेश्चन आप लोगों का आया था, इसके फाउंडर पूछा था जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी थे। क्वेश्चन ये आया था कि किसने मार्केट रिफॉर्म्स लाया था, तो वो किसके टाइम पीरियड में? तो अलाउद्दीन खिलजी ही मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कुतुबुद्दीन जो है ना, लास्ट इसके थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये इसके लास्ट रूलर थे। तो देख लेते हैं। पहले जो मैंने आप लोगों को बताया तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से लेकर के 1414 तक था। पहले कौन थे आप लोगों के? गयासुद्दीन तुगलक थे। इसकी ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, GMF। कैसे का याद रख सकते हैं? एक तो एम याद रखना, एक एफ रहेगा था उससे, उसके बाद याद रखना आप लोग GMF। तो GMF, जी से गयासुद्दीन, एम से मोहम्मद बिन तुगलक और एफ से फिरोज तुगलक है। तुगलक डायनेस्टी के किंग है, तो आप लोग याद रख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और थर्ड रूलर आता है आप लोगों का फिरोज तुगलक। तो ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना लास्ट जो इसका जो रूलर था, लास्ट भी याद रख सकते हो, तो नसीरुद्दीन था। ये इसलिए याद रखना क्योंकि जो तैमूर का अटैक हुआ था वो किसके टाइम पीरियड पर हुआ था? आप लोगों को डायनेस्टी याद रखना, कौन सी? तुगलक डायनेस्टी थी। रूल कौन कर रहा था? ये उसका नाम भी याद रखना, नासिर उद्दीन नुसरत साहब, ये आप लोगों का रूल कर रहा था। और ये जो अटैक है किस ईयर में हुआ था? 1398 में। 1398 में ये अटैक हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। किसने किया था? तैमूर ने किया था, जो आप लोग भी जानते हैं। करीना का बेटे का नाम भी तैमूर, इसी वजह से उसके नाम पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1451 तक थी। इसके फाउंडर भी आप लोग याद रख सकते हैं। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर याद रखना बस आप लोग, खिजर खां इसके फाउंडर थे। और लास्ट याद रख सकते हो आलम शाह खिजर डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और टाइम पीरियड 1451 तक था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हमारा मुगल आ उसके बाद एक डायनेस्टी और बची आप लोगों की, लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग जैसे BSc बोलते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का बेलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी और इसे इब्राहिम लोधी बन जाएगा। ये ट्रिक है किसकी? लोधी डायनेस्टी की। ये ट्रिक है, बाकी आप लोग अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो पहले किंग मैंने बता दिया, इनके फाउंडर कौन थे? बेलोल लोधी थे। उसके बाद सिकंदर लोधी थे। आप लोग सिकंदर लोधी के बारे में याद रखना कि 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी ने। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद जो आगरा को राजधानी भी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है इब्राहिम लोधी। आई से बनता है। कभी कैंडिडेट कमेंट करके बताते हैं कि सर आपको ई से बनेगा कि आई से बनेगा, तो वो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बताई है याद करने की। बाकी आप लोग भी देख सकते हैं, सबको पता है कि इब्राहिम लोधी आई से बनेगा। तो लास्ट रूलर कौन था इसका? इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी ने कब से कब तक रूल किया था? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनकी डेथ हो गई थी इब्राहिम लोधी की। देन उसके बाद आप लोग की कौन सी आ जाती है? मुगल एम्पायर स्टेब्लिश हो जाता है। तो अब लोग हम लोग देख लेते हैं जो मुगल एम्पायर के जो किंग थे, इनका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ही पूछा गया था, तो ऑर्डर मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूँ, एक ट्रिक से ये करवा दूंगा ये भी। और आप लोगों को टाइम पीरियड भी याद रखना, 1526 से लेकर के 1857 तक। इसकी ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, भज सब। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी, भज सब। क्या बोलना है? भज सब। बी से आप लोगों का बनेगा बाबर बनेगा, एच से बनेगा हुमायूं बनेगा, ए से अकबर बनेगा, और जे से जहांगीर, और एस से आप लोगों का शाहजहाँ बनेगा, और ए से औरंगजेब, और लास्ट आप लोगों का बहादुर शाह जफर बनेगा। तो ये सारी ट्रिक है आप लोगों की। आप लोग सिर्फ ये वर्ड याद रखोगे तो आप लोग ये भी बता दोगे कि पहला कौन था, लास्ट कौन था, बीच में कौन था, प्रीकर्सर कौन था, सक्सेसर कौन था, सारे इसी नाम से याद रख लेना, भज सब। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया आप लोगों का द ग्रेट, ये 1526 से लेकर के 1707 तक ये रूल चला था मुगलों का। उसके बाद लेटर मुगल आता है 1857 के बाद। सबसे पहले बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं आता है। देन उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है हुमायूं ने 2 बार रूल किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस रूलर ने 2 बार रूल किया? हुमायूं ने किया एक बार 1530 से लेकर के 1540 तक किया है। उसके बाद 1555 से लेकर के 1556 तक 2 बार इन्हें रूल किया। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अकबर। अकबर का टाइम पीरियड आप लोगों को याद रखना 1556 से लेकर के 1605 तक था। नेक्स्ट रूलर आप लोग जहांगीर
जहांगीर आते हैं, उसके बाद शाहजहां आते हैं, औरंगजेब, और लास्ट आप लोगों का दो लेटर मुगल एम्पायर चलता है 1707 से लेकर के 1857 तक चलता है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है बहादुर शाह प्रथम आता है। आप लोगों को सिर्फ लास्ट वाला याद रखना है कि मुगल एम्पायर में जो लास्ट कौन से थे, तो लास्ट आप लोगों के रफ़ी उद्दरजात थे, तो रफ़ी उद्दौला जो थे ना, ये लास्ट वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ उसके बाद भी थे, आप लोग याद रखना, ये मोहम्मद इब्राहिम था। तो ये सब आप लोगों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट वाला आप लोग देख लेना, सिर्फ लास्ट वाला। एक तो बहादुर शाह जो द्वितीय था 1857 के टाइम पर, रिवोल्ट के टाइम पर कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। एक तो ये नाम याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ जो मैंने जो आप लोगों के जो नाम बताए, ये वाले नाम याद रखने हैं, बस यही नाम याद रखने, तो मुगल डायनेस्टी के आपको सारे किंग याद हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि जितनी भी वॉर लड़ी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन बैटल ऑफ पानीपत से पूछा गया था, थर्ड बैटल भी पूछी गई थी, सेकंड बैटल भी पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट बैटल्स आप लोगों को करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हिस्ट्री की सारी कंप्लीट बैटल विद इन द 10 to 15 मिनट्स हम लोग कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री की वीडियो थी आप लोगों के लिए। आप लोग कोई भी वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई की ओर से 7 तारीख वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसकी एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम 7 को होगा, देन 14 को होगा, उसके बाद 21 को होगा, और लास्ट आप लोगों का एग्ज़ाम 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा पर डे 4 शिफ्टों में। पहले डे की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट डे की एनालिसिस नहीं देखी, तो फर्स्ट डे की कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जो हर एक शिफ्ट में 5 to 7 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा टॉपिक वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाया जा रहा है। उसमें से मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो कर दी है। कौन कौन सी है? एक वीडियो आप लोगों की नोबेल प्राइज़ वाली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला टॉपिक कराया था। देन कल आप लोगों के लिए एक फुल फॉर्म की वीडियो आई थी। आज आप लोगों के लिए 3 वीडियो आ जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट करवा देता हूं दिसंबर तक के। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट की वीडियो आ जाएगी, वो भी दिसंबर तक अपडेटेड रहेगी। लास्ट आप लोगों की जो गवर्नमेंट स्कीम, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक आ रहा है, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वीडियो भी आज ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बता देता हूँ, ये अपडेटेड रहेंगे टिल दिसंबर 2022 तक। तो देख लेते हैं। जो सबसे पहला अवार्ड पूछा गया है बिहारी पुरस्कार। जो बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मधु कांकरिया को दिया गया है बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो ये किसको दिया गया? अंचना शरत कमल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का, किसी एक शिफ्ट में कल पूछा गया था 1 तारीख को। उसके बाद ध्यान रखना उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। तो ये किसे दिया गया? हमारे जो NSC नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजय डोभाल को दिया गया है। उसके बाद जो पहले CDS थे विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सखारोव प्राइज 2022। तो ये किसको दिया गया? यूक्रेनियन पीपल को दिया गया सखारोव प्राइज 2022। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये किसको दिया गया? ये आप लोगों का हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेलेंडी अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है बेलेंडी अवार्ड। ये किसको दिया गया? मेल में दिया गया अलेक्सा पुटल, इसको दिया गया, और फीमेल में करीम बेंजामा को दिया गया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बुकर प्राइज 2022। ये किसको दिया गया है? तो ये आप लोगों के श्रीलंका के एक पर्सन है करुणा तिलका। तो करुणा तिलका को बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। और ये श्रीलंका के आप लोग इनकी कंट्री का नाम भी याद रखना है और बुक का नाम भी याद रखना है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग। उसके बाद चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये सृष्टि बख्शी को दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड। उसके बाद जो 32वां बिहारी पुरस्कार है किसको दिया गया? माधव हांडा को दिया गया। और इनकी जो बुक है पचरंग चोला पहर सखीरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बिहारी पुरस्कार वाला। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022। ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया? यिनकिन टांग को दिया गया है शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पैटा। पैटा होता है आप लोगों का पीपल एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, पर्सन एथिकल ट्रीटमेंट। आप भी बता सकते हैं पैटा की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो ये दिया गया आप लोगों को सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया 2022 के लिए इंडिया का जो पर्सन ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का MS मिस वर्ल्ड 2022। तो मिस वर्ल्ड 2022 किसको मिला है? सरगम कौशल को दिया गया है मिस वर्ल्ड 2022। इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022। ये किसको दिया गया है? ये हर्षाली मेहता को दिया गया है। ये मुन्ना जो भाईजान वाली मूवी आई थी आप लोगों की, उसमें ये लड़की जो छोटी बच्ची थी वो उसी का रोल किया था इसने। नेक्स्ट आप लोगों का नाइटहुड अवार्ड है। नाइटहुड अवार्ड जो आप लोगों की ब्रिटेन की सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये किसको दिया है? क्लाइव लॉयड को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है नेताजी अवार्ड 2022 फॉर नेताजी रिसर्च। तो ये किसको दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया है, जो आप लोगों के जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे मतलब कि। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये किसने मिला है? जो इंडिया की आप लोगों की JC चौधरी का नाम याद रखना है। JC चौधरी, इनका नाम
रिकॉर्ड हो चुका है फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में। और किसके लिए? न्यूमरोलॉजी के लिए। इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यूमरोलॉजी के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का आता है नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो ये किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद TX2 प्राइज, ये आप लोगों की किसी भी जो टाइगर होते हैं ना उनकी संख्या को दुगनी करने के लिए दिया जाता है। तो किसको दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये टाइगर रिजर्व आप लोगों का तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2022। ये मतलब आप लोगों की जो बता दें शैलिन फोर्ड है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू मेक द सोलो ट्रिप ऑफ साउथ पोल। साउथ पोल पर जो सोलो ट्रिप किसने की थी? कैप्टन का नाम याद रखना। फर्स्ट है आप लोगों की हरप्रीत चांडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो इंडिया की जो फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन है उनका नाम क्या है? तो प्राजक्ता कोहली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द नासाज इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम। तो नासा का जो एयर स्पेस प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन का नाम क्या है? जानवी डांगेटी। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स किसको दिया गया है 2022 का? ये आप लोगों का याद रखना कि रणवीर सिंह एंड कीर्ति सेनन को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हिलाल पाकिस्तानी किसको दिया गया? बिल गेट्स को दिया गया हिलाल पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 18वां माधवराव लिमाई अवार्ड, ये किसको दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में सोलो उड़ने वाली जो यंगेस्ट वुमेन है इनका नाम क्या है? पहली बन गई है जारा रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट है जारा रदरफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जारा रदरफोर्ड वाला, याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फीमेल में किसको दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया है। याद रखना जो आप लोगों के गेम हुए थे ओलंपिक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग का मालदीव स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसको दिया गया? सुरेश रैना को दिया गया है मालदीव की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आता है आप लोग का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज, ये किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस कैरे को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसको? फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है बोल्ट्समैन मेडल, तो बोल्ट्समैन मेडल किसको दिया गया? दीपक धर को दिया गया बोल्ट्समैन मेडल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिस वर्ल्ड 2021, ये 2021 वाला है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कैरोलिना बिलावस्का थी, पोलैंड की थी। नेक्स्ट आप लोगों का आता है एबल प्राइज 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया? डेनिस पार्नेन सुलेवन को दिया गया जो USA कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये किसको दिया गया? विल्फ्रेड ब्रूटसट को दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरियट, इसको वाटर का नोबेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सरस्वती सम्मान 2022, तो ये किसको दिया गया? रामदरस मिश्र को दिया गया। और इनकी जो बुक है उसका पोएम का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। विटले गोल्ड अवार्ड 2022 किसको दिया गया? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको दिया गया? सिंथिया रोजनवेग को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नेक्स्ट आता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये किसको दिया गया? बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का रॉयल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आप लोगों का आता है टेम्पल्टन प्राइज, तो टेम्पल्टन प्राइज 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर फ्रैंक विलजैक को दिया गया टेम्पल्टन प्राइज 2022। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया है। वो ब्रिटेन वाला अलग था, उसका नाम आप लोगों को करुणा तिलका इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द 5 पीक अबव द 8000 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है करंट अफेयर में, तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रियंका मोहंते याद रखना है। और इनकी जो स्टेट है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 8000 मीटर की ऊपर की जो 5 पीक है उनको फतेह स्केल करने वाली पहली इंडियन कौन बन चुके? प्रियंका मोहंते, जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसको दिया गया? तो रूथ ओजेकी को दिया गया है। रूथ ओजेकी को दिया गया वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर सकते हैं ये क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फील्ड्स मेडल, ये भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया? विया जोवस्का को दिया गया फील्ड मेडल्स 2022, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसको दिया गया? ये आप लोगों का कौशिक राजशेखर को दिया गया ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आयुर्वेद रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तनुजा नसरी को दिया गया आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, किसको मिला? ये आप लोगों की सिनी शेट्टी है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट वुमन एंड द सेकंड इंडियन टू फीचर ऑन द IMF वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है गीता गोपीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो IMF की चीफ वॉल होती है उसमें मतलब इनकी एक वॉल पर इनका फीचर लगा है, मतलब ये फोटो वगैरह लगी होगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लिबर्टी मेडल, तो लिबर्टी मेडल किसको दिया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इनको लिबर्टी मेडल्स दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनेस्को ने पीस प्राइज किसको दिया गया? एंजेला मर्कल को दिया गया है। ये पहले क्या करती थी? जर्मनी की चांसलर थी पहले, अब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए मेंस में सुनील छेत्री को दिया गया है और वुमेन में आप लोगों का मनीषा कल्याण को दिया गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का शेवेलियर डी आयरी, ये आप लोगों की फ्रांस की गवर्नमेंट देती है, तो ये किसको दिया गया है? कनन सुंदरम को दिया गया है। आप लोगों को नेक्स्ट वाला याद रखना, ये भी फ्रांस की गवर्नमेंट देती है, हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का, ये किसको दिया गया? शशि थरूर को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शशि थरूर को दिया गया फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। ये उसमें लिखा है शेवेलियर डी लेजेंडी अवार्ड, ये फ्रांस की लैंग्वेज में लिखा गया। एक शशि थरूर की आप लोगों को बुक का नाम भी याद रखना, द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी बुक है? ये भी शशि थरूर की बुक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रेसिडेंट कलर किसको दिया गया है? ये तमिलनाडु पुलिस को दिया गया प्रेसिडेंट कलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये कितने लोगों को दिया गया? आप लोग नाम याद रख सकते हैं, 4 लोगों को दिया गया है। चाहो तो चारों के इंडिविजुअल नाम भी याद रख सकते हो, सोथेरा याद रख सकते हो, उसके बाद बर्नाडेट याद रख सकते हो, नेट तडेसी याद रख सकते हो, लास्ट आप लोगों का गैरी याद रख सकते हो। बस आप लोग 4 नाम के फर्स्ट लेटर ही फर्स्ट वर्ड याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2022, ये किसको दिया गया? 2023 वाला वेस्ट बंगाल को दिया गया इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया 31वां व्यास सम्मान। ये आप लोगों को याद रखना किस फील्ड में दिया था, तो लिटरेचर की फील्ड में दिया था, कौन सा? व्यास सम्मान। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये आप लोगों की सुलेला ब्रेवरमैन को दिया गया। ये आप लोगों की डिफेंस सेक्रेटरी किसकी? ब्रिटेन की, ये फीमेल है आप लोगों की। नेक्स्ट आप लोगों का आता है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का था राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 2022 में किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसको दिया गया? सुष्मिता सेन को दिया गया इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन ऑफ अवार्ड, किसको? सुष्मिता सेन को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का रामनाथ गोयनका अवार्ड किसको दिया गया? जिशान ए सिद्दीकी को दिया गया है रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये आप लोगों का जो जर्नलिज्म है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आता आप लोगों का आता है गवर्नर ऑफ द ईयर इन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको दिया गया? मारियो मार्शल को दिया गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कोविड चैंपियन अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया? तो कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट के बाद आता है समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुलित्जर प्राइज 2022 किसको दिया गया? हामिदा अजीम को दिया गया पुलित्जर प्राइज 2022। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, इंपोर्टेंट है सर विंस्टन चर्चिल, ये आप लोगों के क्या थे? ये ब्रिटेन के पीएम थे, याद रखना सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कर्नाटक रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? ये आप लोगों का पुनीत राजकुमार को दिया गया है कर्नाटक रत्न अवार्ड। लद्दाख का हाईएस्ट ऑनर किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको दिया गया? ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया है, और ये नेशनल पार्क आप लोग बता सकते हैं, ये असम स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसका? दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर का है, दुनिया का सबसे अच्छा आप लोगों का एयरपोर्ट है। उसके बाद बांग्ला अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया? तो ममता बनर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है प्रथम पुरस्कार, जो प्रथम पुरस्कार होता है जो एमएसएमई मीडियम स्केल माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए दिया जाता है, किस स्टेट को दिया गया? उड़ीसा को दिया गया प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पद्म अवार्ड देख लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि टोटल पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो 128 लोगों को दिया गया पद्म अवार्ड। इसमें से आप लोगों को पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया, उनके चारों लोगों के नाम भी याद रखने हैं और किस वो स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना। प्रभात रे आप लोगों को आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। उसके बाद राधेश्याम खेमका, ये लिटरेचर के फील्ड में मिला है इनको, ये आप लोगों के पोस्टुमसली मिला है, यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों के जनरल विपिन रावत, ये आप लोगों के पहले सीडीएस थे, इनको सिविल सर्विस के क्षेत्र में मिला है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का श्री कल्याण सिंह, ये पब्लिक अफेयर की फील्ड में मिला है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आता है इंपोर्टेंट नेम जो आप लोगों को याद रखना है, एक तो गुलाम नबी का नाम याद रखना, आज़ाद सत्य नडेला का, सुंदर पिचाई का और साइरस पूनावाला को, इनको कौन सा अवार्ड मिला ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनको पद्म विभूषण मिला होगा, पद्म विभूषण जो आप लोगों के ये वाले थे, इन चारों को पद्म विभूषण मिला है। तो वो नेक्स्ट आप लोगों के पद्म श्री वाले हैं, ये पद्म विभूषण वाले हैं। ये 4 लोगों के नाम पद्म विभूषण में आप लोगों को याद रखने हैं और इन 4 लोगों के आप लोगों को पद्म श्री में याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का था ज्ञानपीठ अवार्ड, यह इंपोर्टेंट है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आप लोगों को याद रखना पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? तो जी शंकर करूप को दिया गया था। उसके बाद 56वां किसको दिया गया? नीलमणि फुप्पन को दिया गया और ये किस लैंग्वेज के? असमीज लैंग्वेज के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 57 वाला, तो ये किसको दिया गया? दामोदर मोजा को दिया गया और इनकी आप लोगों को फील्ड भी याद रखनी है, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, या आप लोगों के कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं। कौन? दामोदर मोजा को 57वां मिला है और 56 वाला आप लोगों का नीलमणि फुप्पन को मिला है और इनकी लैंग्वेज क्या? असमीज लैंग्वेज है। उसके बाद आप लोग याद रखना रिपब्लिक डे परेड जो होती है 2022 वाली, उसमें जो बेस्ट झांकी थी वो किस स्टेट की थी? वो आप लोगों की किसकी थी? यूपी की थी। किसकी? यूपी की थी बेस्ट टेबल। आप लोगों को याद रखना जो नेक्स्ट रिपब्लिक डे हो रहा है आप लोगों का 2023 में, उसमें जो आप लोगों के चीफ गेस्ट होंगे वो तो आप लोगों के इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं 2023 में चीफ जो आप लोगों का रिपब्लिक डे का उस पर चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। अगर इंडिविजुअल पूछे तो विनोद शर्मा को दिया गया है। अगर आप लोगों का वैसे पूछे इंस्टीट्यूशन वगैरह में तो ये किसको दिया गया, GIDM, ये गुजरात का डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट अवार्ड थे। ये कुछ नोबेल अवार्ड डाल दिए मैंने आप लोगों के लिए, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट डाल दिए। नोबेल अवार्ड की मैंने ट्रिक भी बता रखी है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे अवार्ड है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अवार्ड्स थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स की आ जाएगी, वो भी थोड़ी बहुत देर में मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्जाम 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 4 शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो एनालिसिस नहीं देखी तो सारी एनालिसिस के वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसी वीडियो में मैक्सिमम कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो आप लोगों का अवार्ड्स वाला है, 2022 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। उसके बाद 2022 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। देन आप लोगों की स्कीम्स है। देन आप लोगों का इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला है। एक आप लोगों का ब्रांड एम्बेसडर वाला है। तो इसमें से कुछ टॉपिक जो आप लोगों का इंडेक्स वाला है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल फॉर्म करवाऊंगा। बाकी जो 3 टॉपिक बचते हैं आप लोगों के, एक अवार्ड्स वाला, एक अपॉइंटमेंट्स वाला, एक स्कीम वाला, उनमें से कौन से टॉपिक पर आप वीडियो सबसे पहले चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो होगी मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करता रहूँगा। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आती है PDF, आप लोगों को याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, इंपॉर्टेंट है PDF वाली। उसके बाद HTML की भी याद रख सकते हो। HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आप लोगों का था NEFT, इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये होती है NEFT की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद MICR की भी याद रख सकते हो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप लोगों की MICR की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आप लोगों का ISC, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है ISP की फुल फॉर्म। उसके बाद आता है ESC, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है CST, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी याद रख लीजिए आप लोग, सेंट्रल सेल्स टैक्स होती है, CST की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है NABARD की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंक इंडिया बोलते हैं इसको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोगों को याद रखना कि NABARD कब बना था, 1982 में बना था, 6th पंचवर्षीय योजना के अंडर में बना था। और इसकी जो कमेटी कौन थी, शिवरावन कमेटी का भी नाम आप लोगों को याद रखना। हेड भी याद रख सकते हो, गोविंद राजाला चिंतूला, अगर हेड याद रखना चाहते हो। उसके बाद कल पैन की पूछी गई थी, हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट जो 7, 14, 21 और 29 को एग्जाम होगा, उनमें किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों को पिन की फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो इसकी होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आप लोगों की पिन की फुल फॉर्म होती है। PNG की भी याद रख सकते हैं, पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क होती है आप लोगों की PNG की फुल फॉर्म। उसके बाद BCCI इंपॉर्टेंट है, कब बना था ये, 1928 में बना था। और ये हमारा जो क्रिकेट होता है ना, घरेलू क्रिकेट, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का CBI की फुल फॉर्म, आप लोगों को याद रखनी है। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आप लोग याद रखना CSR, इंपॉर्टेंट है, CSR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म होती है, 1942 में बना था। और इसके हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का CBDT, इंपॉर्टेंट है, CBDT की फुल फॉर्म होती है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होती है, CBDT की फुल फॉर्म। उसके बाद आता है DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, DRDO की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं DBT की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी, DBT इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का FIR की भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है आप लोगों की FIR की फुल फॉर्म। उसके बाद FSAI भी याद रखना, FSAI की इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, FSAI की फुल फॉर्म। उसके बाद GMT की याद रखना, ग्रीनविच मीन टाइम होती है, GMT की फुल फॉर्म। उसके बाद ISRO की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की ISRO की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आप लोगों को KYC की फुल फॉर्म याद रखनी है, नो योर कस्टमर होती है KYC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आता है आप लोगों का LIC कब बना था, 1956 में बना था, इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। MOU की भी याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है आप लोगों की MOU की। उसके बाद MRI मेडिकल में यूज होता है, जैसे आप लोग किसी ब्रेन की MRI कराते हैं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इंपॉर्टेंट है, MRI की फुल फॉर्म। उसके बाद नाटो की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था नाटो, 1949 में बना था। उसके बाद NASA की याद रखना, नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा की, नासा कब बना था? 1958 में बना था। डीआरडीओ कब बना था? ये भी 1958 में ही बना था। उसके बाद आता है आप लोगों का एनसीईआरटी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी कब बना था? 1961 में बना था और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की होती है। उसके बाद एनपीसीआई, आप भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं उनको रेगुलेट एनपीसीआई करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 2008 में और इसके हेड हमारे दिलीप आसबे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ओपेक की फुल फॉर्म याद रखना। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कब बना था? 1960 में बना था ओपेक, इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं पीआईएल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पीआईएल की फॉर्म होती है। आरटीआई की सब लोग जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और कब आया था? 2005 में आया था आरटीआई एक्ट। उसके बाद रो की याद रखना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आप लोगों की रो की होती है। उसके बाद सेबी की मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेबी 1988 में बना था। इसकी हेड कौन है? माधवपुरी बुक है और इसको 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। फुल फॉर्म इसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, सेबी की फुल फॉर्म है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है यूएडी। ये कल पूछी गई थी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलप अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूडीआई। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। आधार एक्ट कब आया था? 2016 में आया था। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है यूपीआई की फुल फॉर्म। उसके बाद आप लोग याद रखना सीआईआर की होती है, कैश रिजर्व रेशियो होती है, सीआईआर की फुल फॉर्म। उसके बाद यूडीपी की आप लोग याद रखना, यूजर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं आरटीसी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को आईपी याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है आईपी की। उसके बाद आप लोगों का कैग की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आप लोगों की कैग की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आप लोगों को सीजीए की भी याद रखना। सीजीए हमारे कौन है? सीजीए की फुल फॉर्म है, सीजीए की होते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। सीजीए कौन है? आप लोग कमेंट करके बता सके इस समय 2022 में सीजीए कौन है इंडिया की। उसके बाद फेरा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये फेरा की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद इसरो की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आप लोगों का आईएसडीएन की आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है आप लोगों की इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, होती है आईएसडीएन की। उसके बाद आप लोग सार्क की याद रख सकते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये आप लोगों की सार्क की होती है। सार्क में 8 मेंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओएमआर की भी याद रख सकते हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है ओएमआर की फुल फॉर्म। उसके बाद आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप लोग की आती है जेपीजी। जेपीजी की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ये आप लोगों की जेपीजी की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है यूआरएन की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आप लोगों का आता है आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है आईआरडीपी की फुल फॉर्म। उसके बाद आप लोगों का आता है एएसएलवी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एएसएलवी चाहो तो याद रख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंपॉर्टेंट है, इसरो के लिए याद रखना। उसके बाद आईसीयू की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है आईसीयू की फुल फॉर्म। एटीएम की ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीटीएस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हो जो आप लोगों का सीटीआर है, ये भी फुल इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रख सकते हो, कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होता है सीटीआर। उसके बाद देख लेते हैं एनईएफटी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होती है। उसके बाद आप लोगों की जीडीपी की याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की याद रखना। उसके बाद एफडीआई की याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट आप लोग याद रखना ईपीएफओ की, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी हेड अपॉइंटमेंट हुए 2022 में, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ईपीएफओ के हेड कौन है। उसके बाद सीआर की याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो होती है। नेक्स्ट आप लोगों की जीएमटी की याद रखना, ग्लोबल मीन टाइम होता है। उसके बाद आप लोग याद रखना जीपीएस की होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है जीएनपी की भी याद रखना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होती है, और जीडीपी की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का जीएसटी आता है, इसकी होती है गूगल्स एंड सर्विस टैक्स होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वायरस की फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएमआई की फुल फॉर्म देख लेना, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी होती है। आईएमआई की इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, आईएमईआई की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद ईएसएन इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं उसके लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।